हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने थियरी वगैरह कवर की थी और आईटी बेसिक्स के मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। कुछ टॉपिक्स थे जो बाकी रह गए थे और ये टॉपिक इसमें हम कवर कर लेंगे। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो हमने थियरी में कवर नहीं किए थे, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने थियरी में ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। तो उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे। सारे क्वेश्चंस है, बहुत क्वेश्चंस इस बार इसमें भरे हुए हैं। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए अपने प्रैक्टिस के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज का इस सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस है जिसमें मुझे लग रहा है एक्सप्लेनेशन चाहिए, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताऊंगा, वरना आपके सामने आंसर्स वगैरह डिस्प्ले किए रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस है जो अपन ने ऑलरेडी थियोरी में डिस्कस किया है, जहाँ पे ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं जाएंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबा मैं करना नहीं चाहता, बिकॉज क्यों आपका ज़्यादा टाइम लूँ उल्टेगा। उससे अच्छा है कि आप ये चीज़ें डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिस चीज़ में ज़रूरत रहेगी मैं एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से उस चीज़ का आपको दूंगा। पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर पहला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो टेम्पररी वर्ड कभी भी आता है ना, तो टेम्पररी वर्ड का आंसर हमेशा रैम होता है, परमानेंट आंसर का होता है रोम। वोलेटाइल का कभी भी आ रहा है तो वोलेटाइल का आंसर आ जाएगा रैम, नॉन वोलेटाइल का आ जाएगा रोम। ये कीवर्ड्स याद रखने का थियरी में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू का इनमें से कौन सा चीज जो है वो प्राइमरी नहीं है। तो प्राइमरी फंक्शन मेमोरी यूनिट इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन, हमने डिस्कस किया है थियरी के अंदर। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो नॉन वोलेटाइल मैंने अभी बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, जब भी वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल की बात आए तो वोलेटाइल मतलब रैम, नॉन वोलेटाइल मतलब रोम। यहाँ पे क्या दिया है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का आंसर क्या आएगा, रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस मतलब जिसको अलग से अटैच करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कीबोर्ड अटैच से अटैच करना पड़ता है, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब। लेकिन सीपीयू जो है वो पहले से अटैच रहता है, उसको अटैच नहीं करना पड़ता। वही मेन है ना कंप्यूटर में, वही तो कंपोनेंट है। मॉनिटर हम अटैच करते हैं विद सीपीयू, समझा। तो इसीलिए पेरिफेरल डिवाइस जो नहीं है वो कौन है, सीपीयू। बाकी सारे क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मदरबोर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो मदरबोर्ड का फंक्शन क्या है कंप्यूटर के अंदर। तो मेन चीज समझो, मदरबोर्ड अगर उड़ जाता है ना बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। अपने मालूम है, जब भी अपना कंप्यूटर या डिवाइस स्टार्ट नहीं होता, अपन जाते ही जब भी कोई टेक्नीशियन के पास उसको बताते हैं अपना डिवाइस, तो क्या बोलता है, भाई मदरबोर्ड उड़ गया है। तो इट इज़ वेरी मच क्रूशियल। उसका काम क्या रहता है मालूम है, कनेक्ट एंड कम्युनिकेट बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स। अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करना, उनसे काम निकलवाना, उनके साथ कनेक्टेड रहना, वो है मदरबोर्ड का काम। जब मदरबोर्ड खराब हो जाता है तो कम्युनिकेशन ही बंद हो जाती है। जब कम्युनिकेशन ही बंद हो जाएगी तो आप कोई भी टास्क ही नहीं कर सकते। इसलिए मदरबोर्ड का कभी क्वेश्चन आया, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द एडवांटेज, वाई, व्हाट इज द रोल ऑफ मदरबोर्ड, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया, आंसर है टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स। अब बारी कुछ क्वेश्चंस अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर, बहुत ही कंफ्यूजन में हम लोग जल्दी जल्दी, क्योंकि अपने को कम टाइम है, 90 मिनट्स दिया जाएगा। 90 मिनट्स में अपने को 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जहाँ पर इंग्लिश लॉजिकल यूनिट में बहुत टाइम लगने वाला है उसको अटेम्प्ट करते वक्त। ये कुछ हो गए जो इजी सेक्शन हो गए, और इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा सोचेंगे नहीं क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम रहेगा। तो घाई घाई में ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट को हम टिक करके आ जाएंगे, जिससे अपना ईजी 1 मार्क गलत हो जाएगा। तो यह बिल्कुल गलती नहीं करना है, ध्यान से पढ़ो कि क्या दिया है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोनों ही एंड में प्रोसेसिंग यूनिट से खत्म किया, ताकि घाई में गलत आंसर हो। यहाँ पे क्वेश्चन ट्रिक हो जाता है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ने का और शांति से टिक करने का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द राइट आंसर, घाई में कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट कभी मत करना। Which of the following component of CPU is responsible for performing arithmetic and logical operation? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए कौन सा रहता है, ALU। हमने थियोरी में किया था, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उसका नाम ही है। तो कभी भी मैथ्स के रिलेटेड कोई फंक्शन, अरिथमेटिक फंक्शन हमेशा कौन करेगा, ALU करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ CPU कंट्रोल यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट का कौन सा इसमें से काम नहीं है, डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन, फेचिंग इंस्ट्रक्शन, परफॉर्मिंग अरिथमेटिक कैलकुलेशन, ये सब तो उसका काम है ना कंट्रोल यूनिट का। एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस उसका काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इशू है, आप चेक कर लो, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। इसका आंसर रहेगा परफॉर्मिंग अरिथमेटिक कैलकुलेशन, क्योंकि वो तो
कौन करता है, ALU करता है। तो ये कंट्रोल यूनिट का काम नहीं है, ALU का काम है। तो इसका आंसर है डी, करेक्शन कर लेना। ये फाइल जब भी आपको मिलेगी उसमें भी शायद हो सकता है यही प्रिंटेड आए, तो वहां पे आपको ये एक करेक्शन कर लेना है। ओके, नेक्स्ट जाते हैं हम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ CPU कैच। कैच फोल्डर क्या होता है वो समझो। कैच का काम क्या होता है कि वो टेम्पररीली अपने डेटा को स्टोर करके रखता है, और ये डेटा ऐसे है जो रेगुलरली एक्सेस होने वाले हैं, ठीक है, बार बार एक्सेस होने वाले हैं, रेगुलर एक्सेस। एग्जाम्पल, मैं कोई ऐप में, जियो सिनेमा का एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कोई ऐप में जियो सिनेमा में लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने लॉग इन कर लिया। अब ये स्टोर हो गई, मेरी लॉगिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई है, तो जब भी मैं वापस उस ऐप पे आऊंगा ना, तो मेरे को बोलेगा नहीं रोज रोज लॉग इन करने, एक बार लॉग इन किया सेव हो गया। अब कई बार हम जब फोल्डर में जाते हैं अपने फाइल मैनेजर में, और वहां पे जियो सिनेमा के फोल्डर के अंदर देखेंगे ना, तो वहां पे कैश फोल्डर बना रहे हैं, उसको आप डिलीट करके देखना, तो आपके सारे ही लॉगिन क्रेडेंशियल्स डिलीट हो जाएंगे, आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी ये कैश वाला फोल्डर है ना, इसको डिलीट करने बोलते हैं। अगर आप देखो ना, कभी भी आप कोई भी क्रैक एप्स वगैरह इंस्टॉल करते हो ना, जो आपका चलने बंद हो जाते हैं वगैरह, या कोई उसमें प्रॉब्लम आती है, तो आप यूट्यूब वगैरह पे उसके वीडियोस देखोगे ना, तो हमेशा सजेस्ट करेंगे कि आप फाइल मैनेजर में जाओ, कैश फोल्डर डिलीट कर दो और फिर वापस आओ। कैश फोल्डर में हमारे पुराने क्रेडेंशियल्स, हमारे पुराने चीज़ें जो बार बार लगने वाली है, बार बार यूज़ होने वाली है, उसको स्टोर किया जाता है। कैश फोल्डर कभी भी भूल के डिलीट नहीं करने का, अगर आपको उस ऐप में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो, वरना खाली फुगड़ आपको चीज़ों को फिर से फिल करना पड़ेगा, टाइम पास होगा आपका। फिफ्थ वाला जो चीज़ है, which of the unit of CPU temporarily stores data and instruction while they are being processed। तो टेम्पररीली कौन स्टोर करता है, यहाँ पे भी देखिए अब एक एरर आया है, हो जाता है कभी कभी, एक ऊपर नीचे अंडरलाइन हो जाता है, गलती सबसे होती है। तो अपने को यहाँ पे अपना राइट आंसर है डी, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है, रजिस्टर यूनिट करके कोई यूनिट ही नहीं होता, ये कंफ्यूजन करने के लिए अपने को दिया है। मेमोरी यूनिट इज द राइट आंसर। PDF में ये भी करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है, PDF में करेक्टेड भी हो सकता है, बट इन केस ना हो तो यहाँ पे मैंने बता दिया है, आप चेक कर लेना। अभी स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में है, ये चीज़ है जो हमने यूज़ नहीं की है, थियोरी में हमने कवर नहीं किया है, बिकॉज इसके रिलेटेड कुछ थियोरी पार्ट ज़्यादा था नहीं, क्योंकि बहुत ही डीप में इसकी थियोरी है जो एट दिस पॉइंट तुम्हारे काम की नहीं है। तो यहाँ पर हम ऊपर ऊपर से थोड़ा MCQs कर सकते हैं कि बाई चांस एक आध दो, 15 में से एक या दो क्वेश्चन इसके आने के चांसेस है, करके रखते हैं, आ गया तो अपने को आना चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ OP कोड। OP कोड का काम क्या है, तो OP कोड का काम है, OP मतलब ऑपरेशन कोड, इट इंडिकेट्स ऑपरेशन टू बी परफॉर्म बाय CPU। तो OP कोड, ऑपरेशन कोड का काम क्या रहेगा, परफॉर्म ऑपरेशंस। सिंपल कीवर्ड्स को याद रखो, OP कोड, ऑपरेशन कोड, तो क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा। विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ डेटा ऑपरेंड्स। तो लोकेशन के रिलेटेड अगर कुछ आ रहा है, डेटा ऑपरेंड्स कीवर्ड दिख रहा है आपको, तो उसका आंसर आएगा एड्रेसिंग मोड। कभी भी ध्यान रखने का, लोकेशन और डेटा ऑपरेंड्स के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, तो अपने को हमेशा आंसर क्या लिखना है, एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट RISC के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन फॉर सेट कंप्यूटिंग, इसके रिलेटेड कुछ भी आता है, तो अपने को ध्यान रखना है कि अगर उसका स्टोरेज लेंथ वगैरह कुछ बोला है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 32 बिट्स। क्या आएगा, 32 बिट्स। यानी RISC के अंदर अपने को हमेशा इंस्ट्रक्शन किस फॉर्मेट में देना है, यानी मिनिमम कितना स्टोरेज रहेगा, 32 बिट्स का इंस्ट्रक्शन उसमें पहुंचना चाहिए। अपन कभी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, तो विंडोज के वर्जन पूछते हैं 34 बिट, 64 बिट, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन RISC मॉडल के हिसाब से हमेशा क्या रहेगा, 32 बिट्स। यहाँ पे देखो 64 बिट्स का भी ऑप्शन है, लेकिन RISC में सेट है, RISC 32 बिट्स और 64 बिट्स का दो ऑप्शन नहीं देता, एक ही देता है। कौन सा देता है, 32 बिट्स। तो कभी भी RISC दिख गया ना, 32 बिट्स पे टिक कर देने का। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म इमीडिएट एड्रेसिंग मोड रिफर्स टू CPU। अब बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, बहुत अच्छे से समझना। अब समझो कि आपने जो है गरम चाय में गलती से अपनी उंगली डाल दी, बहुत ही गर्म चाय थी, तुरंत अपन उंगली खींच लेते, जैसे टच हुआ मालूम पड़ा गर्म है। अब ये कैसा हुआ, अगर नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करने जाए ना, तो क्या होता है, यहाँ पे से अपने न्यूरॉन्स वगैरह अपने को सारे ही सिग्नल्स वगैरह भेजते, और वो अपने ब्रेन में जाता है, ब्रेन डिसाइड करता है क्या करना है। इतना टाइम पास करेंगे ना, तब तक उंगली जल गया रहे। तो इसीलिए टेम्पररीली हमारे बीच बीच में मेमोरी स्टोर की जाती है।
तो वहाँ से ये सारे इंफॉर्मेशन लिया जाता है। कई बार स्पाइनल कॉर्ड के बहुत सारी जगह पे अपनी इंस्ट्रक्शंस वगैरह स्टोर रहती है, तो ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से अपने को आंसर मिल जाता है ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस में। तो यहाँ भी वही बोला है कि ऐसा इमरजेंसी कुछ हो गया तो क्या करेंगे, तो इंस्ट्रक्शन डेटा के फॉर्मेट में ही रहेगा, यानी डेटा में ही इंस्ट्रक्शन छुपा रहेगा। थोड़े हिंट दे के भेजेंगे सीपीयू को, ताकि सीपीयू को वहीं से हिंट मिल जाए, सोचना ना पड़े क्या करना है, उसको मालूम है अच्छा अच्छा डन डन फटाफट करेगा। तो डेटा के साथ साथ इंस्ट्रक्शन को भेज देंगे। क्या करेंगे, डेटा के साथ साथ इंस्ट्रक्शन को पहले से ही भेज देंगे। इससे क्या होगा कि मेरा इमरजेंसी में काम और फास्ट हो जाएगा। ये कैसे होता है, ये कंप्यूटर खुद करता है, उनको पहले से इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम किया गया है। Which component of CPU interprets and executes instruction stored in the instruction register? तो कौन समझता है और एग्जीक्यूट करवाता है, कंट्रोल यूनिट। हमने पढ़ा है कंट्रोल यूनिट का काम क्या रहता है, कंट्रोल यूनिट चीजों को समझता है और फिर उससे काम करवाता है। कंट्रोल यूनिट का काम ही है ना सब कुछ कंट्रोल में रखना। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे कुछ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है, जिसको हमें इनपुट के लिए यूज करते हैं। आउटपुट डिवाइस जो हमें आउटपुट देता है, प्रिंटर आउटपुट देता है, मॉनिटर आउटपुट दिखाता है, कीबोर्ड आउटपुट अपने से लेता है, स्पीकर भी आउटपुट देता है। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस में क्या आ जाएगा, कीबोर्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्कैनर। स्कैनर अपन ने यूज किया है, कैम स्कैनर करके पहले ऐप आता था, चाइनीज ऐप बैन हो चुका है। अभी फिलहाल हम एडोब स्कैनर यूज करते हैं। एडोब स्कैनर क्या करता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल गूगल लेंस। गूगल लेंस क्या करते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट है स्कैन किया तो वो क्या कर देता है, उसका एक डिजिटल कॉपी अपने बनाने में मदद करता है। टेक्स्ट सारे आ जाते हैं, टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को अपन कॉपी पेस्ट करके कहीं भी सेव कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करना है, गूगल पे वहीं से वो टेक्स्ट कॉपी करके सर्च कर सकते हैं। तो यानी कि जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटल वे में कन्वर्ट कर रहा है ना वो। तो कैप्चर एंड कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्मेट। कभी भी स्कैनर का काम क्या है, फिजिकल फॉर्मेट से डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, सिंपल। विच डिवाइस इज कॉमनली यूज फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट पर्पसेस। अब ये एक ट्विस्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इनपुट आउटपुट दोनों करता है। तो अभी यहाँ पे लाइव एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये देखो मैं स्क्रीन ऊपर नीचे कर रहा हूँ, बराबर है, यानी इनपुट दे रहा हूँ, तभी वो उस हिसाब से ऊपर नीचे जा रहा है। आप लोगों को ये स्क्रीन एज एन आउटपुट नजर आ रही, आपको ये चीजें दिख रही है, तो वो इनपुट भी ले रहा है आउटपुट भी दे रहा है। तो टच स्क्रीन डिवाइसेस का काम क्या रहता है, इनपुट आउटपुट दोनों ही। इसीलिए यहाँ पे आंसर है टच स्क्रीन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, यहाँ पे मैंने पहना हुआ है, माइक्रोफोन क्या कर रहा है, मेरे साउंड को कैप्चर कर रहा है और उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे माइक्रोफोन का सिंपल काम क्या है, कैप्चर साउंड एंड कन्वर्ट इनटू डिजिटल सिग्नल्स। विजुअल्स दिखाता नहीं है, वो तो कैमरा रिकॉर्ड करता है। प्रिंट्स डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कौन करता है, प्रिंटर करता है। स्कैन इमेजेस, स्कैनर करता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, कैप्चरिंग द साउंड एंड कन्वर्टिंग इनटू डिजिटल फॉर्मेट्स या डिजिटल सिग्नल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल यहाँ पर दिया है माउस। माउस इनपुट डिवाइस है, हम वाया कर्सर चेक करते हैं, ठीक है। कर्सर को जहाँ लेके जाएंगे, जहाँ टैप करेंगे वो ओपन होता है, तो इनपुट दे रहे हैं। कीबोर्ड ऑब्वियसली इनपुट दे रहे हैं। स्कैनर भी अपन स्कैन कर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट का इनपुट दे रहे हैं कि भाई ये चीज़ स्कैन कर, बराबर। प्रोजेक्टर अपने को आउटपुट देता है। थिएटर में जाते हैं, देखते हैं ऊपर से ऐसी लाइट आ रही है, वो लाइट क्या है, प्रोजेक्टर के जरिए आ रही है। क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, इसलिए आउटपुट डिवाइस क्या होगा, प्रोजेक्टर। कंप्यूटर मेमोरी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल आया मतलब क्या आ जाएगा, रैम। नॉन वॉलेटाइल रोम। टेम्पररी रैम, परमानेंट रोम, समझा। व्हाट प्राइमरी फंक्शन ऑफ रोम इन कंप्यूटर सिस्टम। प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो एसेंशियल सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है जो बार बार बदलने नहीं वाली है। एग्जांपल अपने विंडोज अगर हम यूज कर रहे हैं तो विंडोज की जो फाइल्स है, विंडोज 10 विंडोज 11 जो भी यूज कर रहे हैं, उसकी जो सिस्टम फाइल्स है वो सेव रहेगी। ऐसी चीजें जो बार बार चेंज नहीं होने वाली, जैसे ऐप के अपने फाइल्स बार बार चेंज हो गए क्या, हम ऐप का कोडिंग थोड़ी अपने को आता है जो अपन जाएंगे बार बार चेंज करेंगे, नहीं। तो ऐसी फाइल जो बार बार चेंज नहीं होने वाली है, जैसा ऐप की कोडिंग हो गया, पूरे सिस्टम की कोडिंग हो गया, सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस हो गए, सेट्स हो गए, ये सारा चीज़ है एकदम एसेंशियल है। और इसीलिए ये हमेशा रोम में होता है, क्योंकि पावर कट हो गया और ये सब जो भी एसेंशियल चीज़ है वही डिलीट हो जाएगी। तो परमानेंट रखना है तो किस में स्टोर करने का, रोम में स्टोर करने का। इसीलिए रोम का मेन काम क्या है, स्टोर एसेंशियल सिस्टम इंस्ट्रक्शंस। Which type of memory is used by CPU to temporarily store data and instruction during processing? प्रोसेसिंग के लिए टेम्पररीली
पूरा क्वेश्चन पढ़ने का, लेकिन कीवर्ड बहुत अच्छे से पकड़ लेने का। टेम्पररीली स्टोर्ड आया मतलब क्या, रैम। परमानेंटली स्टोर्ड आता तो रोम। रैम अपना आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी मतलब क्या, वो समझो। अब समझो अभी नए फोन्स आते हैं, बहुत जगह मैंने देखा है कि ये वर्चुअल रैम वाला कॉन्सेप्ट आ गया। 6 GB रैम, 3 GB वर्चुअल स्टोरेज, तो 6 + 3 9 GB रैम का फोन हो जाता है। 3 GB रैम, 2 GB वर्चुअल, 5 GB रैम का फोन हो जाता है। वर्चुअल का काम क्या होता है, सपोज मैं गेम खेल रहा हूँ, उसके साथ साथ मेरे को एक कॉल आ गया, तो कॉल को भी रैम चाहिए, लेकिन गेम भी मेरा चालू ही है, मैं गेम खेलते खेलते बात कर रहा हूँ उसी फोन, दोनों को रैम चाहिए। अब ये रैम का काम क्या है मालूम है, गेम में इतना रैम यूज हो रहा है कि फोन के ऐप क्रैश होने के चांसेस है, शायद फोन का ऐप क्रैश हो जाए। तो अब इस केस में जब जो लोकल रैम भी है वो काम नहीं कर पा रहा है, उसका पूरा ही पावर गेमिंग में लग चुका है, तो ये वर्चुअल रैम जागेगा। उसको जागेंगे, भाई जाग, और उसको बोलेंगे कि तू ये फोन वाला ऐप को संभाल। तो वो जो एक्स्ट्रा 2 GB 3 GB वर्चुअल रैम था, वो इस पर्टिकुलर ऐप को हैंडल करेगा, कॉल वाले ऐप को हैंडल करेगा। यानी जब भी हम इनसफिशियंट पड़ जाती है अपनी लोकल रैम, तब ये वर्चुअल रैम अपने मदद में आती है। तो यहाँ पर भी वही आंसर आएगा, टू प्रोवाइड एडिशनल स्टोरेज स्पेस फॉर डेटा एंड प्रोग्राम व्हेन फिजिकल मेमोरी इज इनसफिशियंट। यानी जब फिजिकल मेमोरी जो पहले से दी है वो इनसफिशियंट हो जाती है, तो वर्चुअल को अपन बुला लेते हैं। विच मेमोरी हायरार्की हैज द फास्टेस्ट एक्सेस स्पीड। तो जब भी एक्सेस स्पीड की बात आती है, कौन सबसे फास्टेस्ट डेटा को एक्सेस कर सकता है, कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट एक्सेस दे पाएगी आप। तो कभी भी ध्यान देने का, कैश मेमोरी हमेशा क्या देगा, फास्टेस्ट एक्सेस कर सकता है कोई भी डेटा को। कोई भी कंपेरिजन, रैम रोम कुछ भी आ जाए, वर्चुअल रैम ये वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी सबसे फास्ट कर पाएगा। अब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने कवर नहीं किया था थियरी पार्ट में, कुछ क्वेश्चन उसके भी यहाँ पर लाया हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। आ सकते हो तो इनमें से ही कुछ ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से या ऐसे टाइप के, और कुछ ज़्यादा आ नहीं सकता। और क्वेश्चंस मैं लाऊंगा आने वाले सेशंस में, टेंशन नहीं लेने का, विल बी प्रिपेयर्ड वेल। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज इन कंप्यूटर मेमोरी। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बिट। अब अपन कोई भी सामान लेने जाते हैं, समझो सब्जी लेने गए, सबसे कम ग्राम में आता है, फिर किलोग्राम आता है, तो उसके बाद टन आता है, फिर क्विंटल आता है। वैसे ही जब कंप्यूटर स्टोरेज में अपन बात करते हैं तो सबसे छोटा आता है बिट, फिर बाइट, फिर क्या आ जाता है, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, और टेराबाइट, टीबी, है ना। तो सबसे छोटा क्या है, बिट। विच मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक अलाउज फास्टर एक्सेस। फास्टर एक्सेस अब भी पढ़ा, उसके रिलेटेड कुछ भी आया, कैश मेमोरी। नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल वर्ड देख लिया ना, खुश हो जाने का। और देखने का रैम रोम किधर कुछ दिया है क्या, यस दिया है, नॉन वोलेटाइल रोम, वोलेटाइल दिया रहता तो रैम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरी मैपिंग इन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब ये समझो, समझो मैंने लोकली कोई मैंने कोई एक फाइल है, ठीक है, वो मैंने डाउनलोड की गूगल से, समझो कोई फोटो डाउनलोड किया। अब वो फोटो को सेव करने बोलता है, कहाँ सेव करना है, अपन अपना लोकेशन दे देते सेव करके। दूसरी बार अभी वही चीज़ अपने को चाहिए, तो अपन खाली फोटो का नाम लिखते हैं, अपने को बता देता है लोकेशन कि ये पर्टिकुलर फोल्डर में स्टोर्ड है। बाई चांस अपन भूल गए तो उसको कैसा पता कि इसमें स्टोर किया था, ये याद कौन रखता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे स्टोर की थी। तो यही है मेमोरी मैपिंग। मेमोरी मैपिंग का काम है देखना कौन सी चीज़ कहाँ पे स्टोर की गई है, वो बता देता है कौन सी चीज़ कहाँ पे स्टोर की गई है। अपन कभी भी ऊपर सर्च करेंगे बता देगा, अच्छा आपका ये पर्टिकुलर फाइल तो ये वाले फोल्डर में है, समझा। तो मेमोरी मैपिंग का मेन पर्पस, मेन एडवांटेज, मेन मेरिट्स, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है, आंसर है टू ट्रांसलेट वर्चुअल मेमोरी एड्रेस इनटू फिजिकल मेमोरी एड्रेस। यानी कि डाउनलोड कहाँ किया था, वर्चुअली कहीं और से, लेकिन स्टोर कहाँ हो रहा है, मेरे डिवाइस पे, तो मेरे डिवाइस में कहाँ, वो कौन ध्यान देगा, मेमोरी मैपिंग। वन न्यूमन आर्किटेक्चर, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी। वन न्यूमन आर्किटेक्चर मतलब क्या, तो कंप्यूटर के अलग अलग आर्किटेक्चर्स होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग डिजाइन आए थे, जैसे फोन में अलग अलग मॉडल होते, कंप्यूटर में भी होते, और उसमें अंदर फंक्शनिंग करने का जो तरीका है सब में अलग होता है। तो वॉन न्यूमन का जो आर्किटेक्चर था उसमें उन्होंने मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक दी थी। तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी यूज फॉर स्टोरिंग बोथ डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो उसको यहाँ पे वन न्यूमन ने बोला था कि इट इज वोलेटाइल एंड टेम्पररी, यानी डेटा क्या है, वोलेटाइल है, टेम्पररी है। तो कभी भी वन न्यूमन आर्किटेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो अपने को लिखना क्या है, इट इज वोलेटाइल एंड टेम्पररी। बैकअप डिवाइसेस के ऊपर क्वेश्चन है,
विच इज द फॉलोइंग इज द रिमूवेबल बैकअप स्टोरेज डिवाइस। रिमूवेबल बैकअप स्टोरेज डिवाइस, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आंसर तो दिया है CD DVD, लेकिन SSD भी तो रिमूवेबल है ना, आज के तारीख में आया ना, अटैच करते हैं, काम हो गया, बाहर निकाल लेते हैं, करेक्ट है। लेकिन उसको अटैच करके रख सकते हो ना, SSD अलग से लगा हुआ भी आता है ना, CD अलग से पहले से लगी हुई आती है। CD का काम कितना है, CD को हमने रखा, काम हो गया, CD निकाल के वापस अपनी जगह पे रख दिया। CD हमेशा टेम्पररी काम आती, कभी भी परमानेंटली उसको अटैच नहीं करते। बाकी सब चीज परमानेंटली अटैच कर सकते हैं, लेकिन CD DVD का काम ही उतना है कि जब काम है तब याद किया, उसके बाद उसको भगा दिया। इसीलिए ऐसे डिवाइस इसको अपन क्या बोलते हैं, रिमूवेबल बैकअप स्टोरेज डिवाइस। इसके लिए CD DVD इज एन एग्जांपल ऑफ रिमूवेबल बैकअप डिवाइस। समझा? व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ क्लाउड स्टोरेज? क्लाउड स्टोरेज मतलब क्या? तो अपन घूमने वूमने जाते हैं, फोटोज वगैरह खींचते हैं, किसी एक के पास आईफोन रहता है भाई, वो बेस्ट वाला आईफोन वाला ही फोटो खींचते हैं, और वो क्या करता है, लास्ट में एक लिंक बना देता है गूगल ड्राइव वगैरह की या कोई और अदर ऐप की, और वो लिंक शेयर कर देता है व्हाट्सएप ग्रुप में कि भाई अपने फोटोज इसमें से डाउनलोड कर दो। करेक्ट है? तो ये क्या हो रहा है, फोटोज उसके डिवाइस में थे, उसने उसको क्लाउड पर डाल दी। अब हर आदमी उस पर्टिकुलर गूगल ड्राइव लिंक से अपना अपना फोटो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस केस में गूगल ड्राइव क्या हुआ, गूगल ड्राइव एक क्लाउड हो, सब चीज एक क्लाउड में स्टोर्ड है। तो क्लाउड का फायदा क्या है, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं ना। अब मेरे को उसका आईफोन नहीं चाहिए, उसने डाल दिया है फोटोज गूगल ड्राइव पे, मैं मेरे ही फोन पे बैठे बैठे उसका पर्टिकुलर वो फोटो जो उसके फोन में खींचा था वो डाउनलोड कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए हमेशा क्लाउड का फायदा है एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, नहीं तो गूगल ड्राइव से डाउनलोड कैसा होगा। यानी कि एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और अगर वो है तो हम कहीं भी दुनिया के कोई भी कोने से क्लाउड में से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। विच बैकअप मेथड इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑल सिलेक्टेड फाइल्स? तो अलग अलग बैकअप मेथड्स होते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते हैं, अपने को जानना है फुल बैकअप क्या होता है, क्योंकि अपना आंसर ही हुआ है। तो फुल बैकअप यानी कि सारे ही फाइल्स को वो कॉपी कर लेता है, हर एक फाइल जो भी अपने अपने डिवाइस पे स्टोर करके रखा है, सब फाइल को बैकअप ले लेगा, सब फाइल को कॉपी करेगा और अपने डिवाइस में पेस्ट कर देगा। सपोज मैं चाहता हूँ मेरे हार्ड डिस्क के अंदर सारी चीज़ का मैं बैकअप ले लूँ, तो क्या करेगा, मेरे जो भी कंप्यूटर में जितना भी डेटा है सबको कॉपी करेगा, हार्ड डिस्क में स्टोर करेगा। इस पर्टिकुलर बैकअप मेथड को हम क्या बोलते हैं, फुल बैकअप। विच बैकअप डिवाइस ऑफर हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी कौन देगा, मैग्नेटिक टेप देगा। तो जब भी हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी की बात आती है, अपने को क्या करना है, मैग्नेटिक टेप को आंसर टिक कर देना है। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ RAID, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क? अभी ऐसा सर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, नहीं किया अपन ने थियरी में। मैंने बोला था कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो थियरी में हमने कवर नहीं किए। तो यहाँ पे ध्यान देने का, कीवर्ड के साथ खेलने का। रिडंडेंट वर्ड आ चुका है, रिडंडेंट तो अपने को आंसर में देखने का, क्या कहीं रिडंडेंट अपने को दिख रहा है का। बहुत जगह ट्रिक्स यूज करनी है। 90 मिनट्स का पेपर अपने को 100 मार्क्स लिखने हैं, जहाँ पे इंग्लिश वगैरह में पैसेज रीडिंग में भी अपने को टाइम जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अपने को टाइम सेव करना, ट्रिक्स बहुत है, यूज करनी है स्मार्टली, खाली अंधा तुक्का नहीं लगाना, देखना है, समझना है और उसमें ट्रिक्स लगाने। रिडंडेंट है, रिडंडेंट वर्ड अपने को आंसर में कहीं देख रहा है क्या? देखो रिडंडेंसी दिख गया, तो वही आंसर ही है। तो ऐसे मैच करने का, कभी भी RAID के रिलेटेड आया तो क्या लिखेंगे, फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिडंडेंसी, यानी रिडंडेंट वर्ड आया, रिडंडेंसी आंसर ढूंढ लेने का हो गया। समझा? नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक होने वाला है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने थियरी में कवर किया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज है, इसलिए आंसर सिस्टम सॉफ्टवेयर का है विंडोज। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है, एक अच्छा यूजर इंटरफेस कनेक्ट करना, जिससे हम कंप्यूटर से बातचीत कर सके, यही अपना आंसर है। मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्स एंड प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस। समझा? नेक्स्ट, which utility program is used to protect a computer system from malware and viruses? वायरस और मालवेयर से कौन बचाता है हमको, क्या इंस्टॉल करना पड़ता है हमको, एंटीवायरस। तो यहाँ पे आंसर है अपना एंटीवायरस। व्हाट रोल डज ए डिवाइस ड्राइवर प्ले? डिवाइस ड्राइवर का काम क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर, कभी देखते हैं अपन अपना कंप्यूटर वगैरह थोड़ा मिसबिहेव करने लगता है, कभी आवाज नहीं आ रही है, या समझो कोई ऐप बार बार क्रैश हो रहा है, इस केस में क्या होता है, अपने ड्राइवर्स खराब हो गए रहते हैं। ड्राइवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ड्राइवर्स का मेन काम होता है मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर हमारा कम्युनिकेशन ही बंद हो जाता है तो काम कैसा होगा? इसीलिए
ड्राइवर का कभी रोल, बेनिफिट्स या ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आया, उसका आंसर क्या है? मैनेजेस द कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच बातचीत करने वाला कौन? तो वो है ड्राइवर। विच कॉम्पोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड एलोकेटिंग सिस्टम? तो अभी किसको कितना स्टोरेज देने का, किसको कितना रैम एलोकेट करने का, कहाँ पे सीपीयू का पावर ज्यादा लगेगा, कहाँ पे सीपीयू का पावर कम लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कर्नल डिसाइड करेगा। जो भी जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, जो जुपिटर नोटबुक में कोडिंग करता है पाइथन वगैरह में, उनको मालूम है कर्नल क्या होते हैं। नीचे कर्नल लिखा हुआ आता है, तो वो बताता है कहाँ पे कितना सीपीयू यूज हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, कर्नल का काम क्या है? मेमोरीज को बांटना, जिसको जितना मेमोरी चाहिए, जितना चाहिए। अभी कोई सिंपल कॉलिंग में कितना ही मेमोरी जाएगा, तो उसको कम दो, गेमिंग बहुत जाएगा, उसको ज़्यादा दो। ये टास्क में डिवाइड करने का काम है कर्नल का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पहले से रहता है, गूगल क्रोम पहले से रहता है, डिवाइस ड्राइवर्स पहले से रहता है। अगर हम ये इंस्टॉल करते हैं उसमें एडोब फोटोशॉप है जो हम इंस्टॉल करते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आंसर हो गया एडोब फोटोशॉप। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्राइमरी पर्पस क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्प्रेडशीट्स? स्प्रेडशीट्स मतलब क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फिर गूगल शीट्स, ये सब में हम क्या करते हैं? तो डेटा एंटर करते हैं इन टैबुलर फॉर्मेट और वहां पे चेंजेस करते हैं डेटा का, है ना। एक्सेल में हम टेबल्स बनाते हैं, टेबल्स में हम डेटा को एनालाइज करते हैं। तो यही हमारा आंसर, क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा इन टैबुलर फॉर्म। Which type of software is used to create and edit documents with formatted text and images? डॉक्यूमेंट को एडिट करते कहाँ से है? तो वर्ड यूज करते हैं, पावर पॉइंट नहीं, पावर पॉइंट तो प्रेजेंटेशन के लिए, वर्ड यूज हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गया, नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, ये सारी चीजें जहाँ पे हम टेक्स्ट को एडिट करते हैं। गूगल के डॉक्स हो गया, गूगल डॉक्स के अंदर भी हम यही काम करते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज होता है, यानी ये गूगल डॉक्स, वर्ड, नोटपैड, ये सबको हम एक कॉमन ब्रैकेट में कुछ बोलना चाहे तो क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईमेल क्लाइंट सच एज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड जीमेल? जीमेल का काम क्या होता है? तो हमें एक प्रेजेंटेबल वे में सारे ही हमारे मेल्स दिखा दो भाई, मैंने किसको मेल भेजा, मेरे को कहाँ से मेल आया, प्राइमरी मेल क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, स्पैम क्या है, सोशल मीडिया से कोई मेरे को मेल आया क्या। तो ये सारा काम कौन करता है? जीमेल और आउटलुक, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग ईमेल। Which software category includes program like Adobe Illustrator, Corel Draw? Corel Draw, Adobe Illustrator किसके लिए यूज होता है? तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे? ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर। ये रहा अपना आंसर। लास्ट पार्ट है बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट को भी हमने ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं किया था थियरी में, बिकॉज बहुत सिंपल है। 11th-12th का अगर आपको आईटी का थोड़ा सा भी याद है तो आपका ये पार्ट हो जाएगा। और इस वीडियो में तो मैं समझा ही रहा हूँ, तो आपको ध्यान से ये वीडियो को देखना है। HTTP यूज होता है फॉर वेब से हम कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे कोई वेबसाइट को हमें एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस कर रहे हैं, कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन यूज हो रहा है, तो HTTP यूज होता है। हमने पूरा प्रोटोकॉल किया था 11th के अंदर, सारे प्रोटोकॉल्स। अगर आपके पास 11th की बाई चांस किसी की बुक पढ़ी है, या फिर आपका कोई भी आसपास फ्रेंड या आप किसी पहचान में जानते हो, वहां से उसकी बुक ले लो 11th की। फर्स्ट चैप्टर में ही प्रोटोकॉल्स के बारे में दिया गया है, थर्ड चैप्टर में दिया है। थर्ड चैप्टर में 11th के थर्ड चैप्टर में प्रोटोकॉल्स का एक पूरा पेज दिया है, फोटो ले लो उसका और चाहिए तो नोट डाउन कर लो। वो प्रोटोकॉल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक प्रोटोकॉल है HTTP। सब सिंपल लैंग्वेज में दिया है, कौन सा प्रोटोकॉल क्यों यूज होता है और उसके फुल फॉर्म्स दिए हैं। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। मैं ट्राई करूंगा उसको मेरे कंप्यूटर बेसिक्स से और एक लेक्चर में कवर करने का, लेकिन तब तक के लिए अगर आप ये कर सकते हो तो कर लो। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म्स बहुत पूछे जाते हैं, प्रोटोकॉल्स बहुत पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन से, यानी कि आपको आउट ऑफ 15 2 मार्क का या 3 मार्क का ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वेब ब्राउजर थोड़ी है, वो क्या है? टेक्स्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ये नहीं हुआ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ URL? URL क्या होता है समझो। गूगल मैप्स हम यूज करते हैं, गूगल मैप से हम क्या करते हैं? एड्रेस डालते हैं, एड्रेस डालते ही हमारा लोकेशन वो बता देता है कि भाई यहाँ से इतना किलोमीटर है। फिर अपन डायरेक्शंस ऑन कर देते हैं तो डायरेक्शंस भी बता देता है। वैसे ही हम वेबसाइट्स को सर्च करना चाहते हैं तो हमें चाहिए URL। हम URL जैसे ही डालते हैं अपने को वेबसाइट बता देता है, अच्छा ये रहा आपका वेबसाइट, दिस इज योर डेस्टिनेशन। तो URL का काम क्या है? स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ वेब पेज और रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, यानी कि लोकेशन आपको दिखा देगा, ये रहा आपका वेबसाइट। आपको उसको बताना पड़ेगा लेकिन कि जाना कहाँ है, कौन सी वेबसाइट पे। समझा?
विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग आईपी एड्रेस एंड मैनेजिंग डोमेन नेम्स ऑन द इंटरनेट। कौन सी इसमें से ऑर्गेनाइजेशन है जो आईपी एड्रेस और डोमेन नेम्स को मैनेज करती है? तो ICANN एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आईपी एड्रेस और डोमेन को मैनेज करती है। अब google.com, ये अब मैं अगर खरीदना चाहूँ मेरे वेबसाइट, मेरे को गूगल के नाम से ही वापस वेबसाइट बनानी है और वही डोमेन चाहिए google.com, क्या मैं कर सकता हूँ? क्या नहीं? क्यों? ऑलरेडी बिक चुका है। समझा? अब मेरे को गूगल को इतना पैसा देना पड़ेगा कि वो मेरे को ये नाम बेचे, तो वो करेगा ही नहीं। यानी कि इसका हिसाब किताब कौन करेगा कि कौन सा डोमेन नेम किसने खरीदा, कब एक्सपायर हो रहा है, ये सारा ही चीजें ICANN देखता है। ICANN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। व्हाट डज द टर्म HTML स्टैंड फॉर? HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे अपना खत्म होता है 50 MCQs। जी, हमने ये शॉर्ट वीडियो में 50 MCQ कवर कर ची है। पूरा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हमने कवर कर लिया है। मैं और भी क्वेश्चंस लाऊंगा, हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मोस्टली हम 15 मार्क्स के लिए ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन और क्वेश्चंस मैं लाऊंगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करना है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना है। आफ्टर एवरी लेक्चर आपको ये PDF वहाँ पे दिख जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। करंटली कोई स्टडी मटेरियल, कोई एक पर्टिकुलर बुक आई नहीं है। ये स्टडी मटेरियल हम वेरियस बुक्स को स्टडी करके, अलग अलग वेबसाइट से काफ़ी कुछ क्यूरेट करके, काफ़ी आर्टिकल्स वगैरह, काफ़ी बुक्स वगैरह देख करके हमें क्यूरेट करके फॉर्म में ला रहे हैं। तो आप ये PDF का फ़ायदा उठा सकते हैं, इसमें से पढ़ सकते हैं। और अगर कोई भी आपको क्वेरी आए, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर उस पर ज़्यादा लाइक्स आते हैं उस पर्टिकुलर क्वेरी पे, तो उसको मैं वीडियो में एड्रेस करने का ट्राई करूँगा, वरना कमेंट में ही उसका आंसर दे दूंगा। और यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपको दिया गया है। इस इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप जाके अपनी क्वेरीज, अगर आप पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, आपको लग रहा है सिली डाउट है, शायद कोई मजाक वगैरह उड़ा दे, तो आप आ सकते हैं वहाँ पे, आप DM कर सकते हैं। मैं आपके क्वेरीज वगैरह एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आपको अच्छे से ये PDF अच्छे से पूरा प्रैक्टिस करना है। थियरी पार्ट अगर नहीं देखी है, थियरी पार्ट देखो, फिर ये प्रैक्टिस करो। और ये 15 मार्क अपन अश्योर करके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।